हार्ट, ब्लड एंड ब्लड क्लॉटिंग, बीएससी फाइनल ईयर के लिए फर्स्ट पेपर के फर्स्ट यूनिट इसको लेकर चल रहे हैं। बात करें हम एनिमल फिजियोलॉजी की बात कर रहे हैं तो ब्लड या रक्त क्या है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जो हमारे शरीर के अंदर 4 मुख्य तरीके के कार्य करता है। रक्त ट्रांसपोर्ट का काम करता है। ये मुख्यतः गैसों के ट्रांसपोर्ट के लिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, ब्लड सेल, बी सेल और टी सेल इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करता है विद द हेल्प ऑफ ब्लड। हीमोस्टेसिस, होम्योस्टेसिस टू मेंटेन द इंटरनल एनवायरनमेंट। हाई टेम्परेचर के अंदर ये वेसोडाइलेशन करवाता है तथा लो टेम्परेचर के अंदर ये वेसो कंस्ट्रिक्शन करवाता है। आगे हम बात करें इसका वॉल्यूम, जो मेल हैं उसके अंदर ये 5 से 6 लीटर होता है, जबकि फीमेल के अंदर 4.5 से 5.5 लीटर होता है। ब्लड की विस्कोसिटी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी सब प्रेजेंट होने के कारण इसकी विस्कोसिटी है वो 4 से 5 टाइम वाटर से ज़्यादा होती है। आगे हम देखें ब्लड के अंदर नंबर ऑफ आरबीसी 40 लाख से 50 लाख होते हैं, जिनकी उम्र 120 दिन होती है। हम जानते हैं हमारे जो ब्लड का लाल रंग है वो आरबीसी के कारण होता है। डब्ल्यूबीसी, जिनको शरीर के सैनिक भी कहा जाता है, इसकी संख्या 7,000 से 10,000 के बीच होती है और इसकी एज है वो 2 से 4 दिन तक होती है। 2 से 4 दिन तक एज हम जानते हैं। कुछ डब्ल्यूबीसी ऐसे भी होते हैं जैसे कुछ बीमारी है, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, एक बार होने के बाद दूसरी बार नहीं होती, तो उसमें हम उनके विरुद्ध कुछ एंटीबॉडीज बन जाती हैं। वो मेमोरी सेल के रूप में अंदर रहते हैं और वो थ्रू आउट द लाइफ बॉडी के अंदर रहती हैं। जब भी दूसरी बार वो बीमारी के पैथोजन अटैक करते हैं तो उसके विरुद्ध लड़ लेती हैं। ऐसे तो जनरली डब्ल्यूबीसी के 2 से 4 दिन हैं, लेकिन ये ज़्यादा भी हो सकती है। जैसे अभी कोरोना चल रहा है, इसके विरुद्ध भी बात चल रही है कि एक बार कोरोना होने के बाद इम्यूनिटी डेवलप हो जाए तो उसका प्लाज्मा है दूसरे व्यक्ति को चढ़ाकर उसको भी स्वस्थ किया जा सकता है, या कोरोना के प्रति उसके अंदर भी इम्यूनिटी डेवलप करवाई जा सकती है। दैट इज़ कॉल्ड हर्ड इम्यूनिटी। अभी तक इसके बारे में रिसर्च चल रही है कि कोरोना दूसरी बार हो सकता है, नहीं हो सकता। ब्लड के अंदर तीसरा कंपोनेंट्स होते हैं प्लेटलेट्स, जिनकी संख्या 1.5 लाख से 4.5 लाख तक होती है। इनकी एज 5 से 9 दिन तक होती हैं और ये ब्लड क्लॉटिंग करने के काम आते हैं। जो ल्यूकोसाइट हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, ग्रेन्युलोसाइट और एग्रेन्युलोसाइट। ल्यूकोसाइट मतलब डब्ल्यूबीसी। ग्रेन्युलोसाइट यानी कणिका में ये होते बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, यूसिनोफिल्स, और एग्रेन्युलोसाइट होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। ब्लड के अंदर इनकी मात्रा कैसे रहती है? सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल्स होते हैं, फिर लिम्फोसाइट, यूसिनोफिल्स, मोनोसाइट और बेसोफिल्स। तो इस तरीके से हम जानते हैं इनकी सीक्वेंस के अंदर दे रखा है, आप इसको याद कर लेंगे। यूसिनोफिल्स है उसकी संख्या ब्लड के अंदर तब बढ़ जाती हैं जब कोई एलर्जी होती है या एलर्जिक सिचुएशन है राइज हो जाती है। प्लेटलेट्स फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट कोशिकाओं के द्वारा प्लेटलेट्स का निर्माण होता है और ये ब्लड क्लॉटिंग और हीमोस्टेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं। शेप की बात करें, आरबीसी ओवल और बाइकॉन्केव शेप होती हैं ताकि जो इसका सरफेस एरिया है वो एब्जॉर्प्शन के लिए इंक्रीज हो सके। इसके अंदर एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस प्रेजेंट होता है क्योंकि इसके अंदर ऑर्गेनेलिज आर एब्सेंट।
जो अन्य कोशिकांग है वो अनुपस्थित होते हैं। इस वजह से इसके अंदर एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस होता है। फॉस्फोइनोल पायरुवेट से पायरुवेट का फॉर्मेशन होता है और एटीपी का प्रोडक्शन होता है। 3-फॉस्फो इसके अंदर लेडरबर्ग रेपापोर्ट साइकिल भी चलते हैं, आगे के लिए हैं आपके लिए। लार्ज अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर होता है जो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के अंदर काम करता है। हीमोग्लोबिन की बात करें तो हीमोग्लोबिन के अंदर 2 भाग होते हैं, हीम और ग्लोबुलिन। हीम एक रंजक है, पोरफायरिन फैक्टर 9 प्लस आयरन होता है, और ग्लोबुलिन होती है वो सिंथेसाइज बाय 5 डिफरेंट टाइप ऑफ जीन। जो हीम है इज प्रोड्यूस इन लीवर बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम, उसका नाम है पोरफायरोजिनेज। तो हीम का प्रोडक्शन लीवर के अंदर होता है पोरफायरोजिनेज एंजाइम के द्वारा। ग्लोबुलिन जो होते हैं उसके 5 जीन होते हैं, हमने बोला था उसका, तो अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और एप्सिलॉन। इन जीनों का एक्सप्रेशन जो हमारे शरीर की विकास की अवस्थाएं होती हैं उसके अनुसार होता है। इसमें देखिए आप होता है, लेकिन कुछ जीन ऐसे भी होते हैं जो थ्रू आउट द लाइफ हमारे शरीर के अंदर स्थित रहते हैं। जो अल्फा चेन है हीमोग्लोबिन की, अल्फा ग्लोबुलिन जीन, ये पूरी ज़िंदगी थ्रू आउट द लाइफ एक्सप्रेस होता रहता है बॉडी के अंदर। बीटा चेन जीन होता है वो एक्सप्रेस ओनली इन एडल्ट कंडीशन, ये सिर्फ एडल्ट कंडीशन के अंदर एक्सप्रेस होता है। और अल्फा, बीटा, गामा जीन है वो गामा ग्लोबुलिन फीटस के अंदर होता है 3 से 9 मंथ के अंदर। एप्सिलॉन जो होता है एम्ब्रियो के अंदर होता है 3 मंथ तक। और डेल्टा जीन ये भी एडल्ट के अंदर एक्सप्रेस होता है, लेकिन बहुत कम मात्रा के अंदर होता है। आगे हम बात करें एडल्ट के अंदर जो हीमोग्लोबिन है उसके अंदर जो 80% होता है वो चेन होती है अल्फा टू बीटा टू, ये पॉलीपेप्टाइड चेन रहती हैं, क्योंकि अल्फा थ्रू आउट द लाइफ रहता है और बीटा भी एडल्ट के अंदर पाया जाता है। और 20% इसके अंदर अल्फा टू और डेल्टा टू रहते हैं जो हेटेरोटेट्रामर होता है। हीमोग्लोबिन की जो स्ट्रक्चर है वो क्वांटिटरी स्ट्रक्चर होती है एक चतुष्क के रूप में। इसके अंदर अल्फा हीमोग्लोबिन, बीटा हीमोग्लोबिन और बीटा हीमोग्लोबिन ऐसे एक चतुष्क के रूप में जुड़े रहते हैं, और इन सब से एक मोनोमर से प्रत्येक से एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जुड़ता है जो इसके ऑक्सीजन की एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। आगे हम बात करें जो हीमोग्लोबिन है, जब ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है तो रेड कलर का दिखाई देता है ब्लड। ये जो मॉलिक्यूल बनता है उसको अपन ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर ये थोड़ा सा ब्लूइश कलर का होता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड होता है, इसको अपन कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। आर्टरीज होती हैं या धमनियाँ जो रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीजन युक्त ब्लड के ट्रांसपोर्ट के लिए आर्टरीज है वो रिस्पॉन्सिबल होती है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसा एक्सेप्शन है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के ट्रांसपोर्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं। हार्ट से पल्मोनरी आर्टरी हैं जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फेफड़ों के अंदर लेके जाती है शुद्ध होने के लिए, और वहाँ पर फेफड़ों से O2 अपटेक करके ये शुद्ध हो जाता है। जो सिराएँ हैं, वेंस है, वो कंटेन करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, यानी जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती उस ब्लड को ये कंटेन करता है, लेकिन पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। यहाँ पर देखिए आप हार्ट से आर्टरीज ऑक्सीजन युक्त रक्त को ऊतकों तक लेकर जाती हैं, और ऊतकों में जब वो ऑक्सीजन यूज़ हो जाती है उसके बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो सिराएँ होती है वहाँ से हार्ट में ले जाती हैं प्योर होने के लिए। हार्ट से जानते हैं पल्मोनरी आर्टरी नामक एक ऐसी धमनी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को शुद्ध होने के लिए लंग्स के अंदर ले जाती हैं। अगर हमारे पास वातावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों प्रेजेंट है तब हीमोग्लोबिन की एफिनिटी कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रति ज़्यादा होगी और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है।
आगे हम बात करें ब्लड कंपोनेंट, ब्लड के अंदर क्या क्या होते हैं। एल्केलाइन फॉस्फेटेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, एसिड फॉस्फेटेज, एलेनिन, कोरी साइकिल के अंदर अमीनो एसिड है, ग्लूकोज, सोडियम, सबसे ज़्यादा मात्रा में क्लोरीन तथा कार्बोनिक अम्ल जो एक बफर होता है। इसका पीएच है वो स्लाइटली एल्केलाइन होता है, 7.2 to 7.4। आप अच्छे से जानते हो 7 पीएच को न्यूट्रल कंसिडर किया जाता है और 7 से नीचे होता है उसको एसिडिक, और 7 से ऊपर होता है उसको अपन वैसे क्या अल्केलाइन मानते हैं। ब्लड के अंदर से अगर हम सेल्स को रिमूव कर दें तो प्लाज्मा बचता है, और प्लाज्मा में से भी फाइब्रिनोजन को अगर रिमूव कर दें तो सीरम बचता है। तो प्लाज्मा क्या कहेंगे, प्लाज्मा ब्लड विदाउट सेल्स, blood without blood cell is called plasma, and when we remove fibrinogen from plasma then it's called serum. Hemostasis vasoconstriction should be done under the control of smooth muscle के कंट्रोल में होता है। और वैसो एक्टिव कंपाउंड होते हैं सेरोटोनिन, थ्रोम्बेक्सोन, एपिनेफ्रिन वैसोकंस्ट्रिक्शन करने के लिए। और वैसोकंस्ट्रिक्शन और वैसोडाइलेशन दो हमने पढ़े थे। जब सर्दी है तब वैसोकंस्ट्रिक्शन होता है, और गर्मी वगैरह के अंदर वैसोडाइलेशन होता है। प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन, प्लेटलेट अटरैक्शन होता है, और एडिनोसिन डाइफॉस्फेट या सेरोटोनिन आर अटरैक्ट होते हैं प्लेट के एक जगह इकट्ठे होने के लिए। और फॉर बोन मेरो टू डैमेज टिश्यू, और ये बोन मेरो से जहाँ चोट लगती है वहाँ पर आते हैं, और वहाँ पर उनके बीच में इसका फॉर्मेशन होता है। आगे बात करें डैमेज एंडोथेलियल सेल्स के अंदर इंटीग्रीन प्रोटीन सरफेस पर एक्सप्रेस होती हैं, और वो प्लेटलेट्स के एग्रीगेशन के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं। प्लेटलेट्स हैं वो सेक्रेशन करती हैं प्लाज्मिनोजन फैक्टर 3, जो प्लेटलेट प्लग के फॉर्मेशन के अंदर काम आता है। यहाँ पर आगे हम बात करें ब्लड क्लोटिंग फैक्टर और मैकेनिज़्म क्या रहता है। तो सबसे पहले क्लोटिंग मैकेनिज़्म है वो इन्वॉल्व होते हैं, इसके अंदर दो पाथवे रहते हैं, एक एक्सट्रिंसिक और एक इंट्रिंसिक। यहाँ पर उससे पहले ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स है वो 12 होते हैं, उसके बारे में आप देख लें। फर्स्ट वन फाइब्रिनोजन होता है, इसको फैक्टर 1 भी कहते हैं। यह एक विलेसिल प्रोटीन होता है, इसका जो मोलिकुलर वेट है वो 4 लाख से 5 लाख होता है, और इसके अंदर जो थ्रोम्बिन एंजाइम की सहायता से ये फाइब्रिन के अंदर कन्वर्ट होता है। इसकी विशेषता यह है कि इसका थक्का जमता है तो स्कंदन के लिए विशेष एंजाइम थ्रोम्बिन बहुत ज़रूरी होता है। सेकंड फैक्टर है वो प्रोथ्रोम्बिन है, जो लिवर के अंदर सिंथेसिस होने वाली ग्लाइकोप्रोटीन है, और इसके सिंथेसिस के लिए विटामिन के आवश्यक होता है। तीसरा है थ्रोम्बोप्लास्टिन और टिश्यू फैक्टर और फैक्टर 3, ये कारक एक एंजाइम की तरह वर्क करता है, और इसे थ्रोम्बोकाइनेज भी कहते हैं। नेक्स्ट है कैल्शियम आयन, यह रुधिर के यानी ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत ही आवश्यक है। प्रोथ्रोम्बिन तथा न घुलने वाले फाइब्रिन थक्का निर्माण के लिए अत्यावश्यक, उसके साथ ये भी रहता है। फिफ्थ वन है प्रो एक्सिलरिन और लेबाइल फैक्टर, ये एक्सीलेटर ग्लोबुलिन है जो रक्त के क्लॉटिंग की दर को नियंत्रित करते हैं, और ये सीरम में अनुपस्थित रहती हैं। फैक्टर 6 जो है अभी ज़्यादा यूज़ नहीं आता। आगे हम बात करें फैक्टर 7 प्रो कन्वर्टिन, यह है एक ऑटोथ्रोम्बिन फर्स्ट भी कहलाता है, इसको स्टेबल फैक्टर भी कहते हैं, क्योंकि सीरम व प्लाज्मा में यह कारक उपस्थित रहता है, क्योंकि यह ब्लड क्लॉटिंग के अंदर ज़्यादा यूजफुल प्रयोग में नहीं आता। नेक्स्ट है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन या एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, फैक्टर नंबर 8, इसकी कमी से
हीमोफीलिया होता है जिसमें ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर की कमी हो जाती है। तो नेक्स्ट है क्रिस्मस फैक्टर और प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट और ऑटोप्रोथ्रोम्बिन सेकेंड। यह क्रिस्मस नामक रोगी से ढूंढा गया था, इसलिए इसका नाम क्रिस्मस फैक्टर रखा गया है। और यह प्लाज्मा से मिलता है और थक्का जमने के दौरान उत्प्रेरित या स्टिमुलेट इसको किया जा सकता है। इसकी कमी से हीमोफीलिया की तरह ही बीमारी होती है जिसे क्रिस्मस रोग कहते हैं। तो फैक्टर 9 की कमी से क्रिस्मस रोग होता है। नेक्स्ट है स्टुअर्ट ट्रोवर फैक्टर, यह प्लाज्मा में निष्क्रिय अवस्था में मिलता है। नेक्स्ट प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट फैक्टर नंबर 9, यह भी इनएक्टिव स्टेज के अंदर प्लाज्मा में रहता है जो दूसरे एंजाइम को एक्टिवेट करता है। नेक्स्ट होता है हैगमैन फैक्टर, ग्लास या कॉन्टैक्ट फैक्टर। रुधिर वाहिनी या ब्लड वेसल जैसे ही इंजर्ड होती है यह तुरंत एक्टिवेट होकर और जो इनएक्टिव स्टेज के अंदर होता है फैक्टर 11 उसको प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट को एक्टिव करता है। और एक लास्ट फैक्टर और है जो मेंशन नहीं किया गया, फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, फैक्टर नंबर 13। इसको आप देख लेंगे, यहाँ पे मैं लिख नहीं पाया, तो यह रहता है सबसे लास्ट में। यह भी एक प्लाज्मा में पाया जाने वाला होता है जो विलेयशील फाइब्रिन को पॉलीमराइज करके अविलेय बना देता है और कैल्शियम आयन की उपस्थिति में यह अधिक एक्टिव तरीके से काम करता है। नेक्स्ट आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ हार्ट। आज के लिए इतना बहुत।